प्रिय विद्यार्थियों और मेरे परम मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। मैं संतलाल के रूप में जाना जाता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की श्रृंखला में अंतिम टॉपिक ले रहे हैं, किस प्रकार से किडनी कार्य करती है और किस प्रकार से किडनी के कार्य का नियंत्रण होता है। इससे पहले 3 वीडियोज आपको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन, दूसरा यूरिन फॉर्मेशन किडनी के द्वारा कैसा होता है, तीसरा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, प्रतिधारा गुणक प्रणाली। यूरिन फॉर्मेशन और काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक है चौथा, वो भी अति महत्वपूर्ण है। लेट अस स्टार्ट करता हूं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, यानी किडनी की जो कार्य की है, फंक्शनिंग है, किडनी जो कार्य करती है उसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है। या इस प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रीनल फंक्शन। रीनल और किडनी बोथ आर सेम थिंग। किस प्रकार से किडनी के कार्य को या किडनी के जो फंक्शन होते हैं उनको हार्मोन नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब है तंत्रिकीय और हार्मोनी दोनों किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नर्वस कंट्रोल आएगा, फिर हार्मोनल कंट्रोल आएगा। तो देयर आर बोथ नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल्स रेगुलेटिंग किडनी फंक्शनिंग। दोनों प्रकार के तंत्रिकीय और हार्मोनी दोनों जो हैं वो किडनी की कार्य की को नियंत्रित करते हैं। नर्वस कंट्रोल पहला ले रहे हैं, मॉडरेट स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम results in a preferential constriction of afferent arteriole। पहले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये बॉडी को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है और द्रुत गति से अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स के रूप में ड्यूरिंग द डेंजरियस, खतरे के समय या तनाव के समय, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जब जो होती हैं उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को रिस्पॉन्स डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। मॉडरेट का मतलब है हल्का सा, मंद, लाइट। लाइट स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम results in a preferential constriction of the afferent arteriole। ग्लोमेरुलस के अंदर इम्प्योर ब्लड को अंदर लाने वाली आर्टेरियोल का नाम था अफेरेंट, AFF। उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हल्का सा भी स्टिमुलेशन या उद्दीपन दिया जाए तो उसके अंदर संकुचन पैदा करता है। अधिमान्य, प्रेफरेंशियल का मतलब है अधिमान्य संकुचन या उसको अफरेंट आर्टियोल को संकुचित करता है, जिसके कारण से डिक्रीजेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, GFR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट घट जाती है क्योंकि ब्लड कम आएगा, इम्प्योर ब्लड जो है वो कम आएगा अगर
ये अफरेंट आर्टेरियोल संकुचित हो जाएगी। तो दूसरी तरफ देखते हैं, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखते हैं, अगर बहुत द्रुत गति का, तीव्र गति का, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन कॉज, अगर बहुत तीव्र गति का सहानुभूति तंत्रिका तंत्र पर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर अगर स्टिमुलस या उद्दीपन दिया जाए तो ये ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने वाली, जो प्योर ब्लड लेकर के बाहर निकलती है, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल को संकुचित करता है। तो अगर हल्का सा उद्दीपन दिया जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, तब तो अफरेंट आर्टेरियोल के अंदर कंस्ट्रिक्शन या संकुचन होता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो डिक्रीज होती है। और दूसरी तरफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन कॉज कंस्ट्रिक्शन इन इफरेंट आर्टेरियोल विच इंक्रीजेज द जीएफआर। इसके कारण से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है, ग्लोमेरुलस में छन्ने की जो, रुधिर के छन्ने की जो दर है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? थस द टू इफेक्ट्स ऑन जीएफआर, दो प्रकार के, एक तरफ तो एफरेंट के ऊपर स्टिमुलस पड़ रहा है, दूसरी तरफ इफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर स्टिमुलस पड़ रहा है। टू इफेक्ट्स ऑन जीएफआर टेंड टू कैंसिल आउट, रद्द कर देते हैं, या न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। एंड चेंजेज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हैज ए लिटिल इफेक्ट ऑन जीएफआर, जो यहाँ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के अंदर या अफरेंट और इफरेंट जो आर्टेरियल है उनके अंदर अगर सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा अगर संकुचन पैदा किया जाए तो बहुत हल्का सा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट में या ग्लोमेरुलस में छन्ने की दर के अंदर बहुत कम प्रभाव या अल्प प्रभाव पड़ता है। यहाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हार्मोनल कंट्रोल है। नेक्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल। फर्स्ट आ रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। इट हैज बीन फाउंड दैट GFR, glomerular filtrate rate, is maintained at relatively constant level in the denervated kidney। डीनर्वेटेड किडनी का मतलब है अगर किडनी में नर्व की सप्लाई बंद भी हो जाए तो इन द आइसोलेटेड परफ्यूज्ड किडनी, परफ्यूज्ड का मतलब भरी हुई, पर्याप्त मात्रा में किडनी के अंदर जो है वो ब्लड भरा हुआ है और किडनी को पृथक कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया, बॉडी से अलग कर लिया गया, एज वेल एज इन द नॉर्मल किडनी। ये क्या कह रहा है? ये पाया गया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है। कब? जब किडनी को डीनर्वेटेड और आइसोलेट की गई तो वैसे ही कार्य करती है जैसे एक नॉर्मल किडनी बॉडी के अंदर काम करती है। दिस इंडिकेट्स दैट द पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी मैकेनिज्म मस्ट रिजाइड इन द किडनी इटसेल्फ। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि किडनी स्वयं के अंदर है, किडनी अपने आप को नियंत्रण करने की क्षमता रखती है या रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो किडनी के अंदर ही स्थापित होती है या उपस्थित होती है, रिजाइड इन द किडनी इटसेल्फ। एक्चुअली इट इज so a juxtaglomerular apparatus of the kidney is involved in this mechanism। यहाँ वास्तव में
किडनी के अंदर कौन सी ऐसी संरचना है जो कि किडनी को बॉडी से बाहर भी लिया जाए तो किडनी वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है, जैसे किडनी बॉडी के अंदर है, उपस्थित है। तो किडनी में बोमुन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर के मेल्पिजियन कॉर्पसल्स या मेल्पिजियन कॉर्पसल नाम दिया था, या दूसरा नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये इस मैकेनिज्म के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्यू टू दिस apparatus the kidney is able to resist changes in arterial blood pressure। इस उपकरण जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus की उपस्थिति के कारण किडनी जो है, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के अंदर जो बदलाव होते हैं उनको उनका प्रतिरोध करता है, रेजिस्ट करता है, यानी उसके प्रभाव को ये न्यूट्रल करने का कार्य कर रहा है। कौन? किडनी इटसेल्फ। किसके द्वारा? जक्स्टाग्लोमेरुलर JGA के द्वारा, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के द्वारा। दिस एबिलिटी ऑफ किडनी इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। इसका मतलब स्वतः नियंत्रण होता है किडनी के अंदर, ऑटो रेगुलेशन, स्वनियंत्रण अब चालू होता है। इन द रीनल कॉर्टेक्स सर्टेन सेल्स, रीनल यानी किडनी के कॉर्टेक्स में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको मैक्युला डेंसा कहते हैं, और ये डिस्टल ट्यूबुल की होती हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में पाई जाती हैं। मेक कॉन्टैक्ट विद द स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द अफरेंट आर्टियोल एंड constitute of juxtaglomerular apparatus। ये जो मैकुला डेंसा प्रकार की जो कुछ कोशिकाएं हैं, विशेष प्रकार की जो सेल्स होती हैं, ये चिकनी जो पेशियां जो होती हैं अफरेंट आर्टियोल की, और जो जक्स्टा गठित जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है उसके साथ में संपर्क बनाए रखती हैं। द मैकुला डेंसा कंटेन ग्रेन्यूल्स ऑफ रेनिन। मैकुला डेंसा के अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं, और इन कणिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? रेनिन, या इसको ये कह सकते हैं कि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की भांति कार्य कर रहा है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन की ये कणिकाएं मैकुला डेंसा में पाई जाती हैं। द JGA juxtaglomerular apparatus makes the kidney to function normally। अब जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है ये किडनी के फंक्शन को नॉर्मल बनाए रखता है। किन किन परिस्थितियों में? कब? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड, जब धमनियों के अंदर रक्त का दबाव या ब्लड प्रेशर, रुधिर दबाव कम हो जाता है, या कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन distal tubules falls। कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयंस डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स के अंदर अगर सोडियम आयंस की सांद्रता कम हो जाती है तो किडनी अपना कार्य करती है। किसके द्वारा? हार्मोन्स और ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन आया है इसके द्वारा। कैसे करेगी? व्हेन द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज, जब रक्त का दबाव घटता है तो द JGA सीक्रेट द एंजाइम रेनिन। ब्लड प्रेशर जब घट जाता है आर्टेरियोल या धमनियों के अंदर या धमनिकाओं के अंदर, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या है? किडनी का अग्र भाग है, ये सीक्रेट करता है रेनिन एंजाइम को इनटू द ब्लड वाया द रीनल वेन। रीनल वेन के द्वारा ये ब्लड में पहुंचता है। इन द ब्लड, अब ब्लड में आने के पश्चात
रेनिन एक्ट्स अपॉन एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन जो है अब एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, निष्क्रिय रूप में है, जो अल्फा 2 ग्लोबुलिन होती है, एंजियोटेंसिनोजन निष्क्रिय रूप होता है, दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, अल्दो जो सामान्यतः ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। ये कौन? एंजियोटेंसिनोजन, अल्दो इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, यद्यपि ये लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है। कौन? एंजियोटेंसिनोजन या अल्फा 2 ग्लोबुलिन। फ्रॉम द एंजियोटेंसिनोजन the enzyme renin split off a polypeptide fragment called angiotensin fast। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन जो है उसके ऊपर अगर रेनिन एंजाइम क्रिया करता है तो उससे अलग करता है, स्प्लिट ऑफ कर देता है एक पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन फास्ट। ये भी अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, विच इज ए डेकापेप्टाइड कंटेनिंग 10 एमिनो एसिड्स। लेकिन डेकापेप्टाइड है, इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स की संख्या 10 है, और 10 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो 2 एमिनो अम्लों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, 3 एमिनो अम्लों के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो 10 पेप्टाइड बॉन्ड अगर बनेंगे तो एमिनो अम्लों की संख्या 11 होनी चाहिए। मेरा मत है, मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ व्यू, मेरे स्वयं के मत के अनुसार देयर मस्ट बी 11 एमिनो एसिड्स। 11 एमिनो एसिड्स होने चाहिए, न कि 10 एमिनो एसिड्स। एक सेकेंड एंजाइम और आ रहा है अभी। एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से सीक्रेट होकर के ब्लड प्लाज्मा में आया, उसको अपने एंजियोटेंसिन फर्स्ट में रेनिन एंजाइम के द्वारा बदल लिया, जो डेका पेप्टाइड यानी पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या 10 होती है, अब ऑक्टा पेप्टाइड बनेगा, यानी जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या 8 होगी। अनोदर एंजाइम कॉल्ड कन्वर्टिंग एंजाइम या पेप्टाइडेज। कन्वर्टिंग एंजाइम या पेप्टाइडेज ये कहाँ बनता है? लंग के अंदर, फेफड़े के अंदर पाए जाने वाली जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ एंटर्स इनटू दी ब्लड, और ये पेप्टाइडेज या कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो ब्लड के अंदर प्रवेश करके एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिन फास्ट एंड रिमूव 2 एमिनो एसिड्स, स्टिडीन एंड ल्यूसिन। 2 एमिनो अम्लों को ये पृथक कर देता है फ्रॉम एंजियोटेंसिन फास्ट, यानी फ्रॉम इट, थस कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन फास्ट कन्वर्ट किसको कर रहा है? डेकापेप्टाइड टू एंजियोटेंसिन सेकंड ऑक्टापेप्टाइड में। यानी ये कन्वर्टिंग या पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो डेकापेप्टाइड होता है, और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो ऑक्टापेप्टाइड होता है। एमिनो अम्लों की संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक पुस्तक में सभी में देख लिया एमिनो अम्लों की संख्या 10 और 8 ही दे रखी है। एंजियोटेंसिन सेकंड अब यहां बन गया, ये एक्टिव रूप होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, इज 200 टाइम्स मोर एक्टिव देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट की तुलना में एंजियोटेंसिन सेकंड 200 गुना ज्यादा सक्रिय होता है। यही कार्य करेगा, तो इसीलिए हेडिंग आ रहा है एंजियोटेंसिन सेकंड परफॉर्म 2 फंक्शंस। कौन कौन से 2 कार्य कर रहे हैं? इट इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, ये हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, बढ़ाने के लिए दबाव डालता है। कंस्ट्रिक्ट द आर्ट्रियोल, और साथ में आर्ट्रियोल्स जो होती हैं उनको संकुचित करने का कार्य करता है। थस अब क्या होगा? अगर
अगर हार्ट बीट बढ़ेगी और धमनिकाओं का व्यास कम होगा संकुचन के कारण से, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, रेजिंग ब्लड प्रेशर। इन एडिशन, इसके साथ साथ इट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। इसके साथ साथ ये जो चिकनी पेशियां जो होती हैं उनके अंदर संकुचन भी ये करने का कार्य करता है। इस प्रकार के इफेक्ट को बोलते हैं मायोट्रॉफिक इफेक्ट। मायो मीन्स मसल्स। इट हैज ए सेकेंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, दूसरा प्रभाव भी रखता है जो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ऑन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम में और उसके प्रेशर में, दबाव में के ऊपर ये अपना इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाता है। कैसे? व्हेन इट रीचेज द सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में एंजियोटेंसिन सेकंड पहुंच जाता है तो उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जिस हार्मोन को बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। क्या कह रहा है? व्हेन इट रीचेज द सेल्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इट स्टिमुलेट्स देम टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के को उद्दीपित करके, स्टिमुलेट करके उससे क्या स्रावित करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कॉजेज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। रिटेंशन का मतलब है रीअब्जॉर्प्शन, अस्तित्व में बनाए रखना, अपनी स्थिति में बनाए रखना। रिटेंशन का मतलब सामान्य स्थिति में धारित किए हुए रखना, या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बाय किडनी ट्यूबुल्स। यानी एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम आयंस और वाटर जो हैं वो किडनी ट्यूबुल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। इन दिस वे इंक्रीजेज ब्लड वॉल्यूम, जिसके कारण से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, विच इन टर्न रेजेज ब्लड प्रेशर, जिसके बाद में क्या ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एंड अब रेनिन जो है वो उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, ह्रासित हो जाता है या रुक जाता है। व्हेन द ब्लड प्रेशर रेजिज, जब रक्त का दबाव बढ़ जाता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड इज डिस्ट्रॉयड बाय ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंजियोटेंसिनेज। जब ब्लड का प्रेशर, रक्त दबाव, रुधिर का दबाव बढ़ जाता है तो एंजियोटेंसिन सेकेंड स्वयं समाप्त हो जाता है। किसके कारण से? एक प्रोटियोलाइटिक यानी प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम्स होता है, लाइटिक का मतलब तोड़ने वाला, एंजियोटेंसिनेज एंजाइम के द्वारा, प्रोटीलाइटिक एंजाइम एंजियोटेंसिनेज के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकेंड स्वयं भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रेजेंट इन किडनी, ब्लड प्लाज्मा एंड इन सर्टेन अदर टिश्यूज, जो किडनी में, ब्लड प्लाज्मा में और कुछ ऊतकों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट समरी लेंगे जिसमें आपके सभी कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर देंगे। मैं डायग्राम ले रहा हूँ। दिस इज एक ब्लड वेसल है। नीचे लिखा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ध्यान से देखना इसको। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक कंप्लीट ब्लड वेसल है। ये लिखा हुआ है नाम ब्लड वेसल। लीवर से बनकर के अपने पास क्या आया था? एंजियोटेंसिनोजन या अल्फा 2 ग्लोबुलिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिनोजन जो था वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, पीछे मैंने पढ़ा है उसमें फर्स्ट में बदल रहा है। ये डेकापेप्टाइड होता है। कौन? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये रेनिन एंजाइम कहाँ से
स्रावित हुआ किडनी के कॉर्टेक्स में। किडनी के कॉर्टेक्स से रीनल वेन के द्वारा रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से बन के आया था उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होता है ये। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टिंग एंजाइम या पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा एक अनोदर एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है और ये एंजियोटेंसिन सेकंड ऑक्टापेप्टाइड होता है और एंजियोटेंसिन फर्स्ट की तुलना में 200 गुना ज़्यादा ये सक्रिय होता है या इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है तो ये एड्रिनल के कॉर्टेक्स को भाग को एड्रिनल ग्लैंड के जो अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसके कॉर्टेक्स सॉरी हाँ एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स मेडुला दो भाग होते हैं। कॉर्टेक्स भाग को जो स्टिमुलेट करके एक हार्मोन रिलीज करता है, इसके बदले में कौन? एड्रिनल का कॉर्टेक्स भाग जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। अब देखिए आगे, अब ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होगा। लीवर से वाया ब्लड, ब्लड के अंदर आया, वाया ब्लड नहीं, टू ब्लड रिनल, लीवर से बनकर के एंजियोटेंसिनोजन या अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो निष्क्रिय रूप में है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये किस में आता है? टू ब्लड। ये देखिए टू ब्लड में आता है। इसमें ये एस्पार्टिक, आर्जिनिन, वेलिन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, प्रोलिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, ये एंजाइम्स, ये एमिनो अम्ल एसिड्स, एमिनो एसिड्स उपस्थित होते हैं। और यहाँ यहाँ तो ये डेकापेप्टाइड है, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तो ये वास्तव में डेकापेप्टाइड के रूप में उपस्थित है क्योंकि ये 3 एमिनो अम्ल वेलिन, टायरोसिन और सीरीन जो हैं ये एक साथ इनके साथ में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। अब जब ब्लड प्रेशर या आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो किडनी के कॉर्टेक्स से, ये देखिए किडनी के कॉर्टेक्स से रिनल वेन द्वारा क्या आया था? रेनिन एंजाइम आया था जो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है और ये डेकापेप्टाइड होता है, बट यहाँ ये इनएक्टिव होता है। यहाँ एमिनो अम्लों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। एमिनो अम्ल कितने? 10। अब पेप्टाइड बॉन्ड कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए डेकापेप्टाइड नहीं हुआ, यहाँ एक अमीनो अम्ल और होना चाहिए। मेरा मत है, ये बुक्स और ऑथर्स ने जो लिखा है वो ऐसा ही लिखा है। हो सकता है इसके साथ में कोई एमिनो अम्ल जुड़ा हुआ होगा, बट ये डेकापेप्टाइड होगा। अब यहाँ एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्टाइडेज एंजाइम जो आता है या कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है, जो इसकी तुलना में 200 गुना ज़्यादा सक्रिय होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड ये ऑक्टापेप्टाइड हो गया, एक्टिव फॉर्म बदल गई। इसके अंदर एमिनो एसिड्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। एमिनो अम्ल 8 हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं। ऑक्टापेप्टाइड नहीं हुआ।
ऑक्टा का मतलब 8, डेका मीन्स 10। यहाँ तो 7 ही पेप्टाइड बॉन्ड है, इसका मतलब एक एमिनो अम्ल और होना चाहिए। मेरा मत है, न कि पुस्तकों का कोई मत है। अब किस कारण से इन्होंने एकटा पेप्टाइड लिखा है नाम, समझ से परे की बात है। मैं मेरे तरफ से मैंने कोई अनुसंधान कार्य भी नहीं किया है कि मैं इसमें एक अमीनो एसिड और जोड़ दूं। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है, ये क्या करता है, एक तो एड्रिनल भाग के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करने के लिए बाध्य करता है। दूसरी तरफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज हार्ट बीट्स, यानी जो धमनियाँ या आर्ट्रियोल्स जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, उनके अंदर संकुचन पैदा करता है और हार्ट बीट को बढ़ाता है, जिसके कारण से क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जब एंजियोटेंसिन सेकंड पहुंचा एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग में, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन हुआ, और ये क्या करता है, कॉजेज रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर बाय किडनी ट्यूबुल्स, यानी रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आयंस और वाटर का, जिसके कारण से ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इंक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर, ये आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये है टोटल फंक्शनिंग एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन से लेकर के एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड, इधर भी देखिए आप एंजियोटेंसिन, इधर देखिए एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड, दो प्रकार से ये कार्य कर रहा है। ये सेकेंडरी इफेक्ट है, ये प्राइमरी यानी सीधा यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट है, और ये डायरेक्ट इफेक्ट है। पीछे मैंने इसको विस्तार से आपको समझाया है। सेकंड पॉइंट आ रहा है वेजोप्रेसिन या पिट्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा रिलीज होता है, न कि सीक्रेट होता है। सीक्रेट तो हाइपोथैलेमस से होता है। इट इज सीक्रेटेड, बुक्स में लिखा हुआ है सीक्रेटेड, बट मैंने ऐड किया है रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेसिस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र का बनना, उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये कर क्या रहा है वेजोप्रेसिन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है, जो तंत्रिकाओं का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, ये वाटर और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, पुनः अवशोषण को बढ़ावा देता है। कहाँ, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल में और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के अंदर, जो संग्रहित नलिकाएं होती हैं और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, वहाँ ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के को बढ़ावा देता है, इंक्रीज करता है। द सीक्रेशन या रिलीजिंग ऑफ दिस हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। इसका सीक्रेशन कब होगा, जब वाटर का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा। ओवर सीक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक यूरिन। अगर इस वेजोप्रेसिन या पिट्रेसिन हार्मोन या एंटी डायरेटिक हार्मोन का स्त्रवण ज्यादा हो, तो मूत्र कैसा बनेगा, हाइपरटोनिक बनेगा, यानी ब्लड की तुलना में ज्यादा सांद्रित बनेगा। अगर अंडर सीक्रेशन या अल्प स्त्राव हो इस हार्मोन का, तो हाइपोटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन होगा, अल्प प्रसारी मूत्र का निर्माण होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा निकलेगी, और पानी की मात्रा कम निकलेगी तो हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा। तीसरा हार्मोन आ रहा है पैराथॉर्मोन। एक तरफ तो ले लिया एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा हार्मोन आ रहा है हार्मोनल कंट्रोल में वेजोप्रेसिन, तीसरा हार्मोन आ रहा है पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेटेड किया जाता है, और ये कैल्शियम आयंस के लिए किडनी ट्यूबुल्स के अंदर या वृक्क नलिकाओं के अंदर कैल्शियम आयन के पुनः अवशोषण को
बढ़ाता है या उद्दीपित करता है या प्रमोट्स करता है। तो ये हुआ अपना रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग या हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन या रीनल फंक्शन। आज का ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और इसके बाद में आपको मैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम की वीडियोज आपकी समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरी समझ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उचित और सरल भाषा में जो समझने लायक हैं उस लैंग्वेज के अंदर मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और जो परम मित्र विद्यार्थी और साथीगण मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं उनको मेरी ओर से तहे दिल से आभार और शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।